नमस्कार, विक्रम उपाध्याय इलेक्शन मंत्रा में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग इलाहाबाद की धरती पे है और संगम की यात्रा पे हैं। इलाहाबाद ऐसा संसदीय क्षेत्र है जहां एक से एक कद्दावर नेता यहां से निकले हैं। लाल बहादुर शास्त्री, मुरली मनोहर जोशी, अमिताभ बच्चन, ऐसे तमाम ऐसी शख्सियतें हैं जो राजनीति के क्षेत्र में इलाहाबाद का प्रतिनिधित्व किया है। हालांकि इलाहाबाद से भारतीय जनता पार्टी ने अभी कोई अपना उम्मीदवार तय नहीं किया है, लेकिन ये चुनाव किन मुद्दों पर लड़ा जाएगा, संगम में क्या स्थिति है और उत्तर प्रदेश की स्थिति खास करके क्या है, योगी की भूमिका किस तरह की है, इस पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ है इस समय वरिष्ठ अधिवक्ता पावस पीयूष जी। पावस पीयूष जी से लंबी वार्ता करेंगे और इस दौरान हमारे साथ जो नाव चलाने वाले हैं उनसे भी हम इलाहाबाद की आंतरिक स्थिति और यहाँ की स्थानीय मुद्दों पर भी बात करेंगे। पीयूष जी नमस्कार। उत्तर प्रदेश में इस समय जो माहौल है, खास करके ये कहा जा रहा है कि योगी ने एक तरह से माफिया राज खत्म कर दिया है। क्या चुनाव में इन सब मुद्दों की कोई अहमियत है और क्या वाकई माफिया राज खत्म हो गया है? क्या लगता है आपको? प्रदेश की कानून व्यवस्था बहुत अहम मुद्दा रहेगा चुनाव में भी। योगी जी ने जिस तरह से अंकुश लगाया है, पहले दहशतगर्दों को और माफियाओं को जिस तरह से पुरानी सरकारों का समर्थन प्राप्त होता था, उस पर योगी जी ने जरूर कहीं ना कहीं अच्छी कार्रवाई करी है, जिसके कारण लोगों में एक संतोष की भावना है। जो लोग कहते हैं कि ये अच्छी चीजें हैं, कोई किसी भी सभ्य समाज में दहशतगर्दों का और माफियाओं का कोई स्थान नहीं हो सकता, और जिसको योगी जी ने बहुत कठोर से कठोर तरीके से लगाम लगाया और काबू किया है, तो इसका जरूर असर होगा इसके चुनाव पे और ये एक अहम मुद्दा बनेगा। कहते हैं पिछले साल अतीक का सफाया हुआ और इस समय जो है माफिया डॉन मुश्ताक का। आपको ये लगता है कि किसी एक वर्ग को लक्ष्य करके सारी कार्रवाई हो रही है या उत्तर प्रदेश में सभी माफियाओं के साथ एक जैसी कार्रवाई हो रही है? नहीं, ये कहना गलत होगा कि किसी एक पक्ष, किसी एक समाज को लक्ष्य करके ऐसा कुछ हो रहा है। विकास दुबे का नाम लोग भूल जाते हैं, उसी में मुन्ना बजरंगी का नाम लोग भूल जाते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कि आप देखेंगे तो सबके ऊपर जो माफिया है, जो दहशतगर्द है, कार्रवाई उनके ऊपर है। जहां तक रही मुख्तार की बात, तो मुख्तार का भी जांच का विषय है जो चल रहा है। वो एक सामान्य मौत है जो कि किसी को भी आ सकती है। यदि किसी की तबीयत खराब है तो मौत किसी की भी हो सकती है। हार्ट अटैक से यदि उनकी मौत हुई है तो उसको किसी और दूसरे पहलू पे नहीं देखना चाहिए। वो अभी एक जांच का विषय है जो कि सरकार जांच करवाएगी। सरकार तैयार है निष्पक्ष जांच करवाने के लिए। ये अक्सर देखा गया है कि उत्तर प्रदेश में अपराधी और राजनीति का एक बहुत बड़ा गठजोड़ है और खास करके ये बताया जा रहा है कि जिन माफियाओं का जो है सफाया हुआ है वो किसी खास पार्टी के बहुत ही नजदीक रहे हैं। मैं इसमें कोई छुपा के बात नहीं करना चाहता, लगातार नाम आता है कि कभी सपा, कभी बसपा या कभी कांग्रेस। हालांकि कांग्रेस का सफाया हुए उत्तर प्रदेश से बहुत साल हो गए, लेकिन क्या राजनीतिक प्रेशर मिलने के कारण उत्तर प्रदेश की हालत हुई या कुछ और देखते हैं सामाजिक या धार्मिक कोई उसमें आपको कारण दिखाई देता है? इसमें कोई सामाजिक और धार्मिक कारण नहीं है। आप देखेंगे सपा और बसपा की राजनीति और भाजपा की राजनीति जो विकास की राजनीति है, वो विकास के मुद्दों पर भाजपा सब समय अपने आप को पिच करती है। जब भी चुनाव आते हैं तो भाजपा अपने विकास के कार्यों को और विकास को लेकर के एक रणनीति बनाती है और उसके तहत वो काम करती है। इसके उलट यदि आप पुराने सरकारों को देखेंगे, सपा और बसपा की सरकारों को, तो उसमें बहुत सारे ऐसे आपको मिलेंगे आधार जिससे कि ये साबित होता है कि हाँ, उन सरकारों में गठजोड़ था सत्ता पक्ष का और साथ में माफियाओं का, अपराधियों का। तो ये एक पहलू है जिसपे हर किसी को ध्यान देना चाहिए कि ये है। तो विकास की राजनीति भाजपा की है, वो एक अलग। और जी उत्तर प्रदेश में योगी अपराध की दुनिया को खत्म करने में लगे हैं और उधर केंद्र में कहा जा रहा है कि मोदी भ्रष्टाचार की दुनिया को खत्म करने में लगे हैं। क्या भ्रष्टाचार और अपराध दोनों खत्म होता दिखाई दे रहा है आपको? देखिए, ये एक ऐसा विषय है जिसपे कोई आप तुरंत किसी भी परिणाम की अपेक्षा नहीं कर सकते हैं कि अभी चुटकी बजाते ही चीजें समाप्त नहीं होती हैं। एक संस्थागत प्रयास के रूप में यदि इसको किया जाए तो जरूर आप राजनीति से एक साफ राजनीति, विकास की राजनीति आप कर सकते हैं। भ्रष्टाचार खत्म होगा, अपराध खत्म होगा। भ्रष्टाचार से जो धन जमा होता है, जो संसाधन जमा होते हैं, उसको अपराध के कार्यों में लगाया जाता है। तो इन सारी चीजों का एक गठजोड़ है जो धीरे धीरे टूटेगा और इस पे भाजपा की सरकार या केंद्र की हो या राज्य की हो, दोनों काम कर रही है, तो इस पे जरूर कहीं ना कहीं कोई आपको रिजल्ट मिलेगा। मैं एक सवाल और आपसे पूछता हूँ, जिस तरह की राजनीति अभी इस समय इंडिया गठबंधन की चल रही है, वो लगातार जो अभी मौत हुई है उस पर भी तमाम सवाल खड़ा कर रहे हैं। इसके पहले अतीक की बातचीत पुलिस की, हालांकि कस्टडी में
वो हत्या हुई थी, उस पे भी तमाम बातचीत लोग कर रहे थे, लेकिन लगातार ये सरकार पे निशाने साध रहे हैं कि ये जेल के अंदर मार दिया गया। क्या इन लोगों का एक तरह से परोक्ष समर्थन नहीं मिल रहा अपराधियों को? देखिए, अपराध सिर्फ अतीक की आप बात नहीं कह सकते, इसके पहले भी आप कई जगहों पर देखे होंगे। दिल्ली में भी ऐसी घटनाएं हुई हैं, यूपी में हुई हैं, पंजाब में हुई हैं, हरियाणा में हुई हैं कि अपराधी को जेल कोर्ट में पेश करने ले जा रहे हैं, गोली मार दी गई। बिहार में अनेकों घटनाएं ऐसी हुई हैं। तो जो अपराधी है उसका एक अपना एक तंत्र अलग चलता है, वो उस तंत्र में काम करता है, उसमें सरकार का कोई लेना देना नहीं होता है। सरकार, पुलिस उसको लेकर के जा रही है, यदि उसके ऊपर उसके विपक्षी दल हमला करके उसे मारते हैं तो सरकार उसे बचाने का ही प्रयास कर सकती है। अतीक का जो सामने जो वीडियो आया, सबने देखा, जी जी। उसमें किसी तरह का कोई सरकार का यदि किसी को लगता है कि ये हाथ है, तो ये अपने आप में, और विपक्ष की भूमिका एक है, विपक्ष का काम होता है कि हर बात को एक तुल देना। जहाँ तक है इंडिया अलायंस की बात, तो इंडिया अलायंस कोई अलायंस तो होता हुआ दिखता नहीं है, अभी तक इनका कोई गठजोड़ दिख नहीं रहा है। हर जगह पे बिखरे पड़े हैं, आपस में इनका ये हो रहा है। तो शब्द इन्होंने भले ही निकाल लिया, इंडिया अलायंस, इंडिया बोलते हो, लेकिन वो कहीं है नहीं, धरातल पे कहीं दिखता नहीं है। मैं एक अमित शाह की बात आपसे पूछता हूँ। उन्होंने जो है जो आपराधिक कानून है उसमें 3 कानूनों में संशोधन किया है। आप एक वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, उन कानूनों के लागू होने के बाद क्या क्या चीजें बदलने वाली है जिससे अपराध में की दुनिया पे अंकुश लगे और कम से कम राजनीति में जो लोग इसको प्रश्रय देते हैं उन पे भी रोक लगे? देखिए, जो सबसे अहम जो बदलाव है वो हमारे जो प्रोसीजरल जो लॉज थे वो काफी पुराने थे, और उसमें आज के दिन में जिस तरह का बदलाव आ गया है, साइबर लॉ हो गया, साइबर क्राइम्स होने लगे हैं, तकनीक इस्तेमाल होने लगा है क्राइम में, या वो फाइनेंशियल क्राइम हो या वो जो मूल क्राइम्स होते हैं, मर्डर, डकैती, इस तरह की जो घटनाएं होती हैं, तो इन सब में अलग अलग तरीके से लोग अब अलग अलग यूज कर रहे हैं टेक्निक के माध्यम को। तो उसको जितना जल्दी हो सके इन केसों को सुलझाने के लिए जो प्रोसीजरल लॉज में जो चेंजेस की गई हैं वो बहुत ही जरूरी थे। उसमें आपको साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन आ गया है, टाइम बाउंड इन्वेस्टिगेशन आ गया है, बहुत सारी ऐसी प्रक्रियाएं। इसका बहुत बृहद विषय है, तो इस पे बहुत संक्षेप में बोलूं तो ये बोलूंगा कि इससे बहुत इफेक्टिवली इन्वेस्टिगेट हो करके, और पहले बहुत सारे ऐसे मामलों में जो अपराधी छूट जाते थे, अब उनका छूटना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि साइंटिफिक एविडेंस की वैल्यू एक अलग होती है। उसको किसी मानवीय भूल चूक से आप उसको नहीं ये कर सकते, जो पहले हो जाता था कि न्यायालय में आप उसके ऊपर पार पा जाते थे। सर, ये पहले जो इलेक्ट्रॉनिक जो है साक्ष्य है उसको मान्यता शायद कम मिलती थी या नहीं मिलती थी। क्या नए कानून में जो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस है, क्या मुख्य एविडेंस के रूप में अभी भी वो माने जाएंगे? बिल्कुल माने जाएंगे। पहले भी जो है हमारे जो है एविडेंस एक्ट में सेक्शन 65 था इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड के लिए, 65B का एक सर्टिफिकेट और वो सारी चीज आती थी, पहले भी होता था ये। अब उस पर और भी जोर दिया गया है कि जितने जल्दी हो सके उतने जल्दी जो है सो कि इन तरह के साक्ष्य जो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस है उसको संकलित करके, और उसके ऊपर में जो है सो कि आयुष और जो भी इन्वेस्टिगेशन होगा वो उसके ऊपर में आधारित करके उसको अतिशीघ्र जो है सो कि उसकी इन्वेस्टिगेशन भी कंप्लीट होगी उससे। तो ये आप कहना चाहते हैं कि जो नए कानून जो बने हैं, अमित शाह जिसकी अगुवाई उन्होंने की है, इसके बाद अपराध पे भी अंकुश लगी और अपराधियों को सजा भी जल्दी मिलेगी? बिल्कुल, अपराध पे अंकुश लगाने का एक प्रयास है ये। अपराध देखिए किसी विश्व के किसी भी कोने का देश उठा करके देख लें, अपराध कहीं पर पूर्णतः समाप्त नहीं होता है जब तक। तो ये हर यह एक प्रयास है जिसपे जितना कमी हो सके, जितना रोक लगाया जा सके, और अपराधियों के मन में भय हो कि अब बचने का रास्ता नहीं है, कम है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद पॉल जी।